केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 37,23,446 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 17.01% है, जबकि कोविड-19 के स्वस्थ होने का राष्ट्रीय दर घटकर 81.90% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1,79,30,960 हो गई है, जबकि संक्रमण से मृत्यु की दर 1.09% दर्ज की गई है। लखनऊ में एक व्यापारी के बेटे ने 7 लाख खर्च कर थाईलैंड से बुलाया कॉल गर्ल, जो कोरोना पॉजिटिव निकली, और लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान कॉल गर्ल की मौत के बाद लखनऊ पुलिस अब राजधानी में पांव पसार रहे इंटरनेशनल सेक्स रैकेट के बारे में पता करने में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों से बात कर कोविड-19 प्रबंधन की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों राज्यों को केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दिल्ली में एक बार फिर गंभीर ऑक्सीजन संकट खड़ा हो सकता है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली को फिर से कम ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। अदालती आदेश के बावजूद दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो सकी है। दिल्ली सरकार का दावा है कि बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली को 700 की बजाय 487 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण कंट्रोल करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि कुछ समय तक बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेज ही चलेंगी। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग ने शेड्यूल भी तय कर दिए हैं। आपको बता दें, अभी प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा के लिए 20 मई और माध्यमिक शिक्षा के लिए 15 मई तक पढ़ाई बंद कर रखी है। जुलाई में भी होगी ऑनलाइन पढ़ाई। जुलाई में फिर क्लासेस शुरू करने की बात कही जा रही है, लेकिन कोरोना की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जब तक केसेस कंट्रोल में नहीं आते तब तक क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के सहयोग से 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज दवा विकसित की है। इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड के गंभीर रोगियों पर चिकित्सीय आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। 2DG के साथ इलाज के बाद अधिकांश कोविड रोगियों के RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। DRDO का कहना है कि इस दवा को आसानी से उत्पादित और बाजार में उपलब्ध कराया जा सकता है। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते कश्मीर में ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऑक्सीजन बनाने वाली निजी कंपनियां मांगों को पूरा करने के लिए दिन रात प्लांट को पिछले 20 दिनों से चालू रखे हुए हैं। यह प्लांट पिछले औद्योगिक क्षेत्र में 55% ऑक्सीजन देते थे और अस्पतालों में उनकी चिकित्सा ऑक्सीजन गैस का केवल 45% सप्लाई रहती थी। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश से बहुत राहत और खुशी की खबर। कोविड-19 के संदर्भ में दुनिया भर के डाटा विश्लेषक और सांख्यिकीय मॉडलिंग विशेषज्ञ एक महामारी के पीक का निर्धारण करने के लिए उपकरण के तौर पर नए और सक्रिय मामलों का उपयोग करते हैं। इन दोनों की संख्या में आने वाली गिरावट को उस संकेतक के तौर पर देखा जाता है कि पीक निकल चुका है। अधिकारियों के अनुसार डाटा ऐसा ही संकेत देता है। उत्तर प्रदेश में 24 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,055 नए मामले सामने आए थे और तब से मामलों में गिरावट आ रही है। इसी तरह राज्य में 30 अप्रैल को रिकॉर्ड 3,10,783 सक्रिय मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद से इसमें कमी होती दिख रही है। पॉजिटिविटी रेट या जांच किए गए लोगों में मिले पॉजिटिव की संख्या यह दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है कि पीक जा चुकी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जून के अंत तक कोरोना से काफी राहत मिलना शुरू हो जाएगी। बताया रहा है कि मई के मध्य में पूरे देश कोरोना पीक पर होगा और उसके बाद मामले घटने लगेंगे। अभी तो कोरोना अपनी रफ्तार पकड़े हुए है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना अब कम होगा। ब्लूमबर्ग ने हैदराबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रोफेसर माथुकुमिल्ली विद्यासागर के हवाले से बताया, अभी जिस तरह से कोरोना महामारी का दौर देखा जा रहा है उसके मुताबिक अगले कुछ दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होना शुरू हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक जून के अंत तक हमें रोजाना 20,000 मामले देखने को मिलेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना के केस को देखते हुए यह आंकड़े बदल भी सकते हैं, इसलिए इनको सटीक नहीं कह सकते हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन की स्थिति पर नजर रखने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स की सिफारिशों पर देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 16,73,46,544 वैक्सीन डोज दी जा चुकी है, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। वहीं पूरे देश में 18 से 44 साल आयु वर्ग के 14,88,528 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। इसी तरह 45 साल से ज्यादा उम्र में 10,82,38,281 लोगों को पहली और 2,01,57,187 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग में देश की कई कंपनियां राहत मोर्चे पर लगी हुई हैं। इस बीच अडानी ग्रुप ने कहा है कि उसने इस महामारी की रोकथाम के लिए अपने सभी संसाधनों को लगा दिया है, जिनमें कर्मचारियों और लॉजिस्टिक्स से लेकर बंदरगाह और एयरपोर्ट शामिल हैं। अडानी ग्रुप ने बताया कि उसने मेडिकल ऑक्सीजन और परिवहन योग्य क्रायोजेनिक कंटेनरों के साथ ही स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के लिए भी योगदान किया है। ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि अडानी समूह ने 780 टन तरल ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम 48 क्रायोजेनिक टैंक खरीदे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मार ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में पड़ रही है। यहाँ हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। बीते साल के मुकाबले इन इलाकों में संक्रमण के मामलों में 4 गुना का इजाफा हुआ है। राज्यों की तरफ से नई संरचना अधिकांश तौर पर बड़े शहरों में की जा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि इन क्षेत्रों के लोग इलाज के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं और पहले से ही भारी दबाव का सामना कर रहे शहरी अस्पतालों में व्यवस्था पर तनाव और बढ़ रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नवीनतम डेटा से यह जानकारी मिली है कि देश में सबसे अधिक लक्षद्वीप में वैक्सीन बर्बाद हुई है। लक्षद्वीप में जहां 22% वैक्सीन की बर्बादी हुई है, वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर हरियाणा का नंबर आता है, जहां 6.65% कोविड वैक्सीन खराब हो चुकी हैं। हरियाणा के बाद तीसरा नंबर असम का है, जहां अभी तक 6.07% वैक्सीन की बर्बादी हो चुकी है। अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जहां से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। नेपाल में महामारी बेकाबू हो गई है। हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि विशेषज्ञों ने सरकार को चेतावनी दी है कि वक्त रहते इसे कम नहीं किया गया तो भारत को भी पीछे छोड़ सकता है। एक दिन में 8,659 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 58 लोगों की मौत हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ जब देश में दैनिक मामले 8,000 से ज्यादा आए हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में कोरोना से हालात हर रोज खराब होते जा रहे हैं। राजधानी काठमांडू से लेकर एवरेस्ट बेस कैंप तक संक्रमण ने तांडव मचा रखा है। नेपाल में एक महीने पहले 100 मामले सामने आए थे और अब यह बढ़कर 8,600 तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती के बिनगा के माछरिया गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी द्वारा उसकी जेब से 10 रुपया निकालने पर बच्चों के सामने पत्नी को बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आईजी पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही करके युवक को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के बोस्टन में श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शर्मा का मानना है कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन केवल एकमात्र उपाय है, लेकिन जब तक हर नागरिक को वैक्सीन नहीं मिल जाती व्यापक स्तर पर प्रशासन को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस कड़ी को नहीं तोड़ा जाता तब तक कोरोना के प्रसार पर अंकुश लगाना नामुमकिन है। भारत में जिस गति से कोरोना फैल रहा है उससे साफ है कि अब यह कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।